चीन और ताइवान एक ऐसा तनाव जो दुनिया को आप कह सकते हैं तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। और हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। ये दिखाता है कि कैसे चीन हमेशा दुनिया की उथल-पुथल में अपने लिए एक मौका ढूंढ ही लेता है। तो वो कौन सी बात है जिसने दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है? सवाल ये है कि ताइवान के चारों ओर अचानक ये 2000 जहाज आखिर कर क्या रहे हैं? और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जी हाँ, लगभग 2000 जहाज ये ताइवान के पास देखे गए हैं। अब चीन तो कह रहा है कि ये सब सिर्फ मछली पकड़ने वाली नावें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चीन की एक सोची समझी चाल है, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसे ग्रे जोन टैक्टिक्स भी कहा जाता है। अब चीन के इस एक्शन को समझने के लिए हमें उसकी एक पुरानी लेकिन बहुत ही खतरनाक रणनीति को समझना पड़ेगा। इसका नाम है एनाकोंडा पॉलिसी। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और चीन इसे ताइवान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एनाकोंडा पॉलिसी है क्या? देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत अमेरिकन सिविल वॉर में हुई थी, लेकिन इसका नाम अमेज़न के उस विशाल एनाकोंडा सांप से आया है। सोचिए जरा, जैसे एनाकोंडा अपने शिकार को धीरे धीरे और बड़े सब्र के साथ जकड़ता है और आखिर में उसका दम घोट देता है, बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रैटेजी भी दुश्मन को बिना लड़े ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और चीन इस पॉलिसी को 3 स्टेप्स में लागू कर रहा है। पहला, वन चाइना पॉलिसी का इस्तेमाल करके ताइवान को दुनिया भर में डिप्लोमैटिक तौर पर अकेला कर देना। दूसरा, लगातार नेवल और एयर पेट्रोलिंग करके, सैन्य अभ्यास और घुसपैठ करके ताइवान पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना। और तीसरा, बस इंतजार करना, इस उम्मीद में कि ताइवान इस लगातार बढ़ते टेंशन में खुद ही टूट जाएगा और बिना लड़े ही सरेंडर कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि चीन को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए यही सबसे सही समय है? इसका जवाब दुनिया के मौजूदा हालात में छिपा है। देखिए, इस समय पूरी दुनिया कई बड़े संकटों से घिरी हुई है। एक तरफ यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, फिर नॉर्थ कोरिया है जो लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और ये सारे संकट अमेरिका और उसके साथियों का ध्यान और उनके रिसोर्सेज अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी वजह से चीन को लगता है कि ताइवान पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक गोल्डन चांस है। और बस यही चीन की पूरी स्ट्रैटेजी का क्रक्स है। जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका एक साथ कई फ्रंट्स पे बिजी है, तो चीन के लिए ताइवान पर प्रेशर बढ़ाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है? लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए अब उन बड़े बड़े चैलेंजेस और रिस्क्स पर नजर डालते हैं जिनका सामना चीन को करना पड़ेगा अगर वो और ज्यादा आक्रामक रास्ता अपनाता है। सवाल ये है कि क्या चीन की ये योजना वाकई सफल हो सकती है, या फिर ये एक ऐसा जुआ है जो चीन को ही बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि चीन के लिए आगे की राह इतनी आसान क्यों नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जोखिमों की। अगर चीन हमला करता है तो उस पर रूस से भी ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, जिससे उसकी जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट पर टिकी इकोनॉमी है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और जरा सोचिए, उसके $3.2 ट्रिलियन, जी हां ट्रिलियन, $3.2 ट्रिलियन के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती। फिर आते हैं मिलिट्री रिस्क्स पर। यहां भी चीन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, चीन की सेना यानी पीएलए ने 1905 के बाद से कोई भी बड़ा हाईटेक युद्ध नहीं लड़ा है। उन्हें इसका कोई अनुभव ही नहीं है। उनके जो मॉडर्न हथियार हैं वो असली लड़ाई में कितने कारगर साबित होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और तो और हाल ही में जिस तरह से बड़े बड़े जनरलों को हटाया गया है, उससे सेना के अंदर ही अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा रिस्क है पॉलिटिकल। ये शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दांव है। अगर ताइवान पर हमला किसी भी वजह से नाकाम हो जाता है तो ये न सिर्फ उनकी सत्ता के अंत की शुरुआत हो सकती है, बल्कि ये उनके उस महत्वाकांक्षी चाइना ड्रीम को भी हमेशा के लिए चकनाचूर कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इस मौजूदा संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा और फिर भविष्य की ओर देखना होगा। देखिए, इस लड़ाई की जड़ें बहुत पुरानी और गहरी हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1949 में, जब चीन की नेशनलिस्ट सरकार सिविल वॉर हारकर ताइवान चली गई और वहीं से खुद को असली चीन बताने लगी। मजे की बात यह है कि कई सालों तक तो अमेरिका भी ताइवान को ही असली चीन मानता था, लेकिन फिर 1979 में उसने अपनी पॉलिसी बदल दी। एक कहावत है जो चीन की रणनीति को शायद सबसे अच्छे से बयां करती है,
अराजकता में अवसर ढूंढो। और आज चीन बिल्कुल यही कर रहा है। वो दुनिया भर में फैली इस उथल-पुथल को अपने विस्तार के एक बड़े मौके की तरह देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले माओ के समय में किया गया था। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सबका ध्यान कहीं और बटा हुआ है, चीन और ताइवान के इस खतरनाक खेल में अगला कदम कौन उठाएगा और कब? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ इन दो देशों का नहीं, बल्कि हम सबकी यानी पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।